यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हम सब लोग बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स जो यूनिट नंबर 10 है हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स की, उसके इनकम टैक्स की जो यूनिट है उसके कुछ बढ़िया क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने इजी डाले हैं, बाकी सारे के सारे धमाकेदार क्वेश्चन जो है वो हमने डाले हैं जो कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम के अंदर आने में उसके प्रोबेबल चांसेस है। ओके हाँ जी, लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने जो है वो इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिनमें से 11 क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 10 के हमने सॉल्यूशन कर लिया था और एक आपको दिया था मैंने होमवर्क के तौर पे। उसी पैटर्न पे चलते हुए आज की क्लास के अंदर भी हम लोग जो है वो 10 क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे, एक मिलेगा आपको होमवर्क के तौर पे। ओके हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम करेंगे 11 क्वेश्चंस को। लेक्चर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आप भी अपकमिंग एंटी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 कॉमर्स का जो है उसके आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम इनकम टैक्स के जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का ये स्टडी मटेरियल है इनकम टैक्स का, ऐसे ऐसे करके जो है वो 10 के 10 यूनिट्स का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस में आपको रिवीजन के लिए रिवीजन की ऑडियो भी मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। और डेमो के लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे डाले हुए हैं, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं। ओके जी, चलो अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है इनकम टैक्स का वो है ये, बोलते हैं ड्यू डेट बतानी है आपको किस चीज की ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनी। देखो कंपनी जो है वो क्या है, एक कंपनी भी एक क्या है एसएससी है, और कंपनी के लिए क्या है कंपल्शन है कि हर कंपनी को जो है अपना ईयर एंड होने पर जो है अपना रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर के अंदर बेसिकली क्या होता है, प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं और इस कमाई हुई इनकम के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट करते हैं वो कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में। अब असेसमेंट ईयर में जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उसके बाद में हमको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो सारा का सारा ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को बताते हैं कि हमने कितनी इनकम कमाई प्रीवियस ईयर में, कितना हमने डिडक्शन है वो क्लेम करी, कितनी हमारी टोटल इनकम बनती है, उस पर कितना टैक्स बनता है और वो हमने पे कर दिया है। तो कंपनी जो है उसको भी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है और कंपनी के लिए जो टाइम पीरियड है वो है क्या, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हर कंपनी को 30 सितंबर तक जो है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना पड़ता है। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो है क्या, डी। थोड़ा इजी क्वेश्चन था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोलता है ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, देखने में लगेगा थोड़ा इजी लेकिन है थोड़ा बढ़िया। बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। आपको बतानी है ड्यू डेट किसका, रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करने की इन केस ऑफ नॉन वर्किंग पार्टनर शेल बी क्या होगा ऑफ द असेसमेंट ईयर वेदर द अकाउंट ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड और नोट। तो बोलता है आपको बताना है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग सर आपने हमको बताया था रिटर्न ऑफ इनकम के टॉपिक के अंदर कि कंपनी को ओके, फर्म को ओके, और किसको सर, कंपनी को भी, फर्म को भी, और कोई वर्किंग पार्टनर को जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ती है कब तक, 30 सितंबर तक। इसके अलावा जो भी बचा, अब ये नॉन वर्किंग है तो नॉन वर्किंग को 30 सितंबर तक करना पड़ेगा, नहीं सर नॉन वर्किंग को जो है करना पड़ेगा कब तक, 31 जुलाई तक, जो नॉर्मल आपका जो ड्यू डेट है वो। तो ये ध्यान रखना जो वर्किंग पार्टनर होते हैं ना उनको 30 सितंबर तक जो है अपना आरओआई फाइल करना होता है, लेकिन जो नॉन वर्किंग पार्टनर्स है फर्म के उनको जो है वो 30 सितंबर तक 31 जुलाई तक जो है अपना रिटर्न ऑफ इनकम को क्या करना है, फाइल करना है। तो सेकंड का जो आंसर बना वो क्या, ए। ओके जी सर। चलो थर्ड क्वेश्चन आज का, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। बोलते हैं द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट है वो 15 जुलाई। सर एडवांस टैक्स के बारे में आपने ये बताया था कि एडवांस टैक्स जो है वो है आपका पे एज यू अर्न स्कीम, और जो पे एज यू अर्न स्कीम है उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आप कमाते रहे वैसे वैसे टैक्स का पेमेंट करते रहे, लेकिन टैक्स का पेमेंट मंथली जाएगा, नहीं सर क्वार्टरली जाएगा। साल में कितने क्वार्टर हैं, 4, तो टैक्स का पेमेंट भी 4 बार होगा। कब होगा, अब पहले क्वार्टर जो होता है फर्स्ट क्वार्टर वो है कौन सा, फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारा वो है अप्रैल मई जून का, अगला जुलाई अगस्त सितंबर, अगला अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अगला जनवरी फरवरी मार्च। तो जो आपका पहला क्वार्टर जो कि एंड हुआ, कब एंड हुआ जी, फर्स्ट क्वार्टर जो 30 जून को एंड होता है, इस यहां पे आपको जो है आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है, और वो कब करनी होती है, पहला जो आपका एडवांस टैक्स की पेमेंट जाती है वो जाती है 15 जून को।
अगली जाएगी 15 सितंबर, फिर जाएगी 15 दिसंबर और फिर जाएगी 15 मार्च को। ये बात समझ में आ रही है जी। एक स्पेशल बात और भी बता ही देता हूं कि 31 मार्च तक भी अगर आप कोई भी टैक्स जमा करवाते हो प्रीवियस ईयर के अंदर, अगर 31 मार्च तक भी आपने कोई टैक्स जमा करवाया तो उसको भी एडवांस टैक्स की कैटेगरी के अंदर हम डालते हैं। ओके, तो आपको यहां पे ये बताना है एडवांस टैक्स से रिगार्डिंग कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। तो बोलते हैं ड्यू डेट जो है ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एडवांस टैक्स की वो 15 जुलाई है। क्या बात करते हो, इट्स नॉट द 15 जुलाई, 15 जुलाई नहीं है, वो क्या है बोलो सर, 15 जुलाई नहीं है, वो है हमारी 15 जून। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत। दूसरा ड्यू डेट ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है एडवांस टैक्स की वो क्या है, 15 सितंबर, बिल्कुल सही बात है सर। अगला ड्यू डेट थर्ड इंस्टॉलमेंट की जो है वो क्या है, 15 जनवरी, क्या बात करते हो, वो है सर 15 दिसंबर। क्या है, 15 दिसंबर। एंड ड्यू डेट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट जो है वो है 15 मार्च। ओके, हाँ जी। लेकिन एक स्पेशल बात और भी है, और वो क्या स्पेशल बात ये है कि 31 मार्च तक अगर आपने कोई भी अगर टैक्स जमा करवा दिया वो भी एडवांस टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आंसर जो बना वो 2 और 4। लो जी, 2 और 4 कहां पे, 2 और 4 बी। तो थर्ड का क्या हो गया, बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़ा ध्यान से समझना। बोलता है जी बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बिलेटेड रिटर्न। जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो है वो अपने प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद में जो असेसमेंट रहेगा उसके 31 जुलाई तक जो है वो रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया उसके बाद में किया तो वो उस रिटर्न को नॉर्मल रिटर्न नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बिलेटेड रिटर्न। अब अगला क्वेश्चन यहां पर यह आ गया कि जो बिलेटेड रिटर्न होती हैं, जो बिलेटेड रिटर्न है वो कब तक फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न। क्वेश्चन ये बोलता है बिलेटेड रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, 20-21 असेसमेंट ईयर है। अगर ये असेसमेंट ईयर 20-21 है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर होगा इसका 19-20। 19-20 की जो रिटर्न है वो 20-21 के अंदर जानी चाहिए थी। और कब तक, बिलेटेड कब तक, अगर मैं बात करता हूं, ये देखो यहां पे आओ, ये देखो ऐसा कुछ है, ये मान लो मेरा प्रीवियस ईयर है, ये है मेरा प्रीवियस ईयर 19-20, इसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया 20-21। तो नॉर्मल केस के अंदर मैं ये बोलता हूं कि अगर मान लीजिए ये पूरे साल में मैंने इनकम कमाई, मैं कंपनी नहीं हूं, नॉर्मल इंडिविजुअल हूं, तो मुझे जो है असेसमेंट ईयर में कब तक, 31 जुलाई तक क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है। ओके, 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न फाइल करनी है। और अगर 31 जुलाई 2020 तक मैं नहीं कर पाया तो उसके बाद भी मैं कर सकता हूं, लेकिन उस रिटर्न को नॉर्मल रिटर्न नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बिलेटेड। अब क्वेश्चन ये आ गया कि बिलेटेड रिटर्न कब तक कर सकते हो। सर आपने हमको ये बताया था कि जो बिलेटेड रिटर्न होती है वो असेसमेंट ईयर के एंड होने से पहले पहले अपने को करनी होती है। बोले तो 31/3/2021 तक आपको इस साल की रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में जी। तो जो बिलेटेड रिटर्न है वो कब तक होती है, असेसमेंट ईयर के एंड होने तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर असेसमेंट ईयर के बाद आपने रिटर्न फाइल करी तो उसको इरेगुलर माना जाएगा, वो बिलेटेड कैटेगरी में नहीं आएगी और उसको रिटर्न ही आपके काउंट नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बोलते हैं, आओ जी, बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न जो है ऑफ द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21 की कैन बी फाइल ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक। क्या बात करते, 31 मार्च 2022 तक। सर 31 मार्च 2021 होना चाहिए था, क्योंकि असेसमेंट ईयर क्या है 20-21, असेसमेंट ईयर 20-21 है, तो असेसमेंट ईयर के एंड होने तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। अगला बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो फर्निशिंग करते हैं ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इन एन अप्रूव्ड कंप्यूटर रीडेबल मीडिया कैन बी फर्निश अंडर सबसेक्शन 1B ऑफ द सेक्शन 139। बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो रिटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिकली जाती है और वो किस में, सेक्शन 139 के 1B के अंदर जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, गलत, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बोले तो सी। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है क्या, बोलता है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जो भी टैक्स अगर आपने कोई काट लिया, बोलते TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बोलता है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड शुड बी डिपॉजिटेड, उसको डिपॉजिट करेंगे किसके द्वारा, बाय द डिडक्टर के द्वारा। कहां पे, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, विद इन कितने टाइम लिमिट में, कितने दिनों के अंदर आपको करना चाहिए। मतलब ये बोलता है अमाउंट जो है TDS का उसको डिपॉजिट करवा देना चाहिए उसी टाइम लिमिट में जो आपको दिया गया। बिल्कुल सही बात है सर। जो भी TDS अगर मान लो कोई डिडक्टर काटता है तो उसको विद इन द टाइम लिमिट जो है वो सारा का सारा TDS जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवा देना चाहिए। करेक्ट। दूसरा बोलता है फॉर्म 16 और 16A कैन बी प्रीपेड विदाउट वैलिड विदाउट वैलिड पैन नंबर। सर क्या बात करते हो, फॉर्म 16 जो इशू किया जाएगा
टीडीएस का जो एम्प्लॉयर इशू करके देगा एम्प्लॉय को, वो तभी देगा जब उसका क्या होगा, पैन नंबर होगा। अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 16 कहां से दे देगा? तो बोलता है कैन बी प्रीपेड, कैन भी कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कांट, ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? गलत है। तो आंसर क्या बोलेंगे? असर्शन तो करेक्ट है बट उसका रीजनिंग जो है वो क्या है? रॉन्ग है। बोले तो आंसर आ गया सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब है जी एक बढ़िया वाला क्वेश्चन, और बढ़िया वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले बोलते हैं एन असेसी कैन पे हिज टैक्स ऑन द बेस ऑफ द सेल्फ असेसमेंट। सर जनरली सारी सेल्फ असेसमेंट ही तो होती है। ये सेल्फ असेसमेंट क्या? खुद ही इनकम कंप्यूट करना, खुद ही टैक्स निकालना, खुद ही टैक्स का पेमेंट करना, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। इनकम टैक्स वाला कभी नहीं बोलता कि मैं करके दूंगा। इनकम टैक्स वाला खुद बोलते हैं कि जी आपने इनकम कमाई है, आपको नॉलेज है, आप सच्चा सच्चा बता दो कितनी इनकम कमाई, और उसके ऊपर जो भी आपका सच्चा सच्चा टैक्स बनता है वो आप पे करो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये एक नॉर्मल रूल बोलता है कि असेसी कैन पे कर सकता है अपना टैक्स ऑन द बेस ऑफ द सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, करता है। फिर बोलता है ओनली 2 से 3% रिटर्न आर वेंट फॉर स्क्रूटनी फॉर द डिटेल चेकिंग ऑफ द सेल्फ असेसमेंट रिटर्न। बिल्कुल सही बात है। जो भी असेसी सेल्फ असेसमेंट रिटर्न फाइल करते हैं उसका सिर्फ 2 से 3% ही स्क्रूटनी के अंदर जाता है। बोलते जो जांच होती है वो टोटल रिटर्न में से ओनली 2 से 3% लोगों की ही रिटर्न की क्या होती है? जांच होती है। तो ये भी सही है। तो असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। आपको थोड़ा लिंकेज बिठाना पड़ेगा। लिंक कैसे बिठेगा? असर्शन क्या बोलती है? असेसी कैन पे हिज टैक्स, असेसी टैक्स पे कर सकता है किसके बेस पर? ऑन द बेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, सेल्फ असेसमेंट के बेस पर पे करता है। आगे बोलता है और जो आपने सेल्फ असेसमेंट रिटर्न फाइल करी है उनका सिर्फ 2 से 3% रिटर्न जो है वही जाते हैं स्क्रूटनी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है किसको? ऊपर वाली स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? ए। बोल दो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, एंड आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं किसको? ए को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द फिनांस फ्रॉम द इनकम टैक्स इज डन अमंग द सेंटर एंड द स्टेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिनांस कमीशन। तो बोलते हैं जो भी इनकम टैक्स का जो पैसा है, पहले तो ये बताओ इनकम टैक्स जो है उसका एंट्री नंबर क्या था? मैंने 3 लिस्ट आपको स्टार्टिंग में बताई थी। एक था अपना यूनियन लिस्ट, एक था अपना स्टेट, और एक था कंकरेंट। और जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसके अंदर एंट्री नंबर 82 जो है वो थी किसकी? इनकम टैक्स की। और उसके अंदर ये बोलता है कि इनकम टैक्स जो है वो लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वो जो टैक्स है उसका बंटवारा जो है वो सेंटर कुछ पैसा उसका स्टेट को भी देगा। ठीक है, अब ये बंटवारा कौन करता था? सर ये बंटवारा करने का काम था किसका? फाइनेंस कमीशन का। बोल तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा कमाती है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अमाउंट जो है वो अपने बच्चों के बीच में, बोल तो स्टेट्स के बीच में जो है वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? जो भी रेवेन्यू सेंटर के पास में आया उसका कितना % डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो डिसाइड करने के लिए हमने एक वित्त आयोग बना रखा है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन। और ये जो फाइनेंस कमीशन है वो बताएगा कि टोटल जो अर्निंग हुई है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका कितना % जो है सेंटर अपने पास रखेगा और कितना % आगे किसको देगा? स्टेट को देगा। तो बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? इनकम का फ्रॉम द किसमें से? इनकम टैक्स से इज डन अमंग द सेंटर एंड द डिफरेंट स्टेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल सही बात है। और फिर बोलते हैं इनकम टैक्स जो है वो लेवी एंड कलेक्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें क्या सही है या नहीं है? दोनों सही है। और ये बोल रहा है, जो रीजनिंग ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा इनकम का, कौन सी इनकम का? इनकम टैक्स वाले का, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, जब मैं इनकम टैक्स आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बोला था स्टेट जो भी पैसा कमाएगा वो सारा का सारा पैसा स्टेट अपने पास रखता है। सेंटर जो भी पैसा कमाएगा सेंटर को, स्टेट को भी उसका एक अमाउंट देना पड़ता है, और वो डिसाइड करके देता है कौन? फाइनेंस कमीशन। तो दोनों बातें सही है, और ये जो रीजनिंग है वो करेक्टली आपके असर्शन को भी क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके लिए ना मैंने कुछ, वैसे तो आंसर इसका सीधा बता देता हूं मैं, ए एंड आर दोनों के दोनों ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए को। ठीक है, अब एक अमेंडमेंट आई है इसके अंदर, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। ये देखो, रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन, अभी तक अपना 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा था, लेकिन अब आ गया कौन सा? 15th। और जो 14th फाइनेंस कमीशन था इससे पहले 13th था। ठीक है, 13th के अंदर ये बोलते थे 32 का रेशियो था, 32 और 68 का। 32-68 का मतलब ये है कि सेंटर जितना भी पैसा कमाएगा उसमें से 32 देगा किसको? स्टेट को, और 68 रखेगा सेंटर। ठीक है, फिर 14th फाइनेंस कमीशन आया और उसने ये बोल दिया, ये रेशियो को 10 पॉइंट से बढ़ा दिया सीधा, उसने कर दिया 42-58। 42-58 का मतलब क्या? कि 42% पैसा जो है वो मिलेगा किसको? स्टेट को, और सेंटर को मिलेगा कितना? 58। ओके, लेकिन अब जब 15th फाइनेंस कमीशन आया, 15th फाइनेंस कमीशन जो है
जब ये आया इसने ये 42% वाले को जो है वो क्या कर दिया, कम कर दिया, और 42 को से कम करके कितना कर दिया, 41%। ऐसा क्यों किया, जब से आर्टिकल 370 को क्या किया गया, अबोलिश किया गया, तो जो और जो वो बनी है यूटी बनी है, तो उनको भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेट का जो है वो रेशियो थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान फरमाएंगे। बोलता था शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल टैक्सेस इज रिकमेंडेड टू बी डिक्रीज, उसको रिकमेंड किया गया डिक्रीज करो कितने, 42% से कम करके कितना, 41 फॉर 2020-21 के लिए। द 1% जो डिक्रीज किया गया इज टू प्रोवाइड फॉर द न्यूली फॉर्म्ड यूटी ऑफ द जेएंडके एंड द लद्दाख। तो जेएंडके और लद्दाख को जो आपने यूटी बनाया तो उसको जो है हम ये पैसा क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। इसलिए स्टेट्स का जो रेशियो है जो 42% था उससे कम करके कितना कर दिया, 41 कर दिया। आ रही है बस समझ में? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया वाला क्वेश्चन है। बोलते हैं ए पर्सन कैन बी लायबल टू पे इनकम टैक्स फॉर द इनकम अर्न्ड बाय अनदर पर्सन। बोलता है एक पर्सन, देखो नॉर्मल सा रूल क्या बोलता है, एक पर्सन खुद के द्वारा कमाई हुई इनकम के ऊपर तो टैक्स का पेमेंट करता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि उसको किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कमाई गई इनकम के ऊपर भी टैक्स का पेमेंट करना होता है। बिल्कुल करना होता है। हमने पढ़ा क्लबिंग के केसेस आप देख लो, ठीक है, या डीम्ड एसएससी वाला केसेस देख लो, तो उसके अंदर इनकम तुमने नहीं कमाई बट फिर भी तुमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो असर्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अब बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको गवर्न किया जाता है सीबीडीटी के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन गवर्न करता है, सीबीडीटी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी डायरेक्ट नेचर के टैक्सेस है उन सबको गवर्न कौन करता है, सीबीडीटी। जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के टैक्सेस है उनको कौन करता है, सीबीआईसी। पहले नाम क्या था, सीबीईसी, लेकिन अब करता है कौन, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू। लो जी, इसका आंसर क्या, ए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया एक और। बोलते हैं जी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन द बुक्स। अब ये डिडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन 80 की डिडक्शन मिलती है। तो बोलता है रॉयल्टी ऑफ द बुक्स, रॉयल्टी ऑफ द बुक्स, बुक्स की रॉयल्टी के ऊपर जो आपको डिडक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है। सर डिडक्शन जो है वो मिलती है क्या, जितना भी आपने इनकम कमाया 100% ऑफ सच इनकम या 3 लाख विच एवर इज लेस। तो ए का हो गया। थर्ड, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल्टी ऑफ द पेटेंट, पेटेंट के ऊपर भी बिल्कुल सेम है, 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। आगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट वाला सेक्शन 80AA और 80AA जो है वो ये बोलता है जितना भी आपने ब्याज कमाया वो या फिर 10,000 विच एवर इज लेस। तो इसका आंसर क्या, सी का बनेगा क्या, ये 2 और 4 जो है ये जो है वो क्या बोलता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट सर्टेन प्रोविडेंट फंड। अगर प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जमा कराते हो बोलते हो सेक्शन 80C और 80C में कितनी है, मैक्सिमम 1.5 लाख। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए का हो गया 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, 3124। लो जी, आंसर हो गया 313124। ओके जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। अब बोलते हैं इंडिविजुअल मोर देन 80 ईयर, अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज जो है वो 80 साल या 80 साल से ज्यादा है तो उसके लिए क्या, 0 से लेके 5 लाख रुपए तक इनकम जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। तो 80 ईयर्स और मोर वाले के लिए 5 लाख, जिसकी उम्र 60 साल उससे ऊपर है लेकिन 80 से कम है तो उसके लिए जो है वो कितनी है, 3 लाख। अदर इंडिविजुअल के लिए कितनी, 2.5 लाख। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर 1 रुपया भी कमाएगी तो भी उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए क्या, नील। आंसर जो बनेगा वो इसका क्या बनेगा, 4312। हालांकि मैंने थोड़ा सा लिखा इसके बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है वो रूल क्या बोलते हैं, अगर उनकी टोटल इनकम जो है वो 10,000 से एक्सीड नहीं है तो उनको उसके ऊपर 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 से ऊपर है और 20,000 रुपए तक है तो 1,000 रुपए प्लस जो ऊपर वाली इनकम है 10,000 से ऊपर वाली उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी इनकम जो है वो 20,000 रुपए से क्या है, ज्यादा, तो उसको जो टैक्स पे करना है वो कितना, 3,000 प्लस में जो 30 से ऊपर की इनकम है, जो 20 से ऊपर की इनकम है उसके ऊपर 30% क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन आया आपके होमवर्क के तौर पे, बढ़िया वाला क्वेश्चन है आपके इनकम टैक्स की रिटर्न्स का। ठीक है, जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हमको पहले फॉर्म्स जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है, उसे 12 फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट को बोलते हैं ITR फॉर्म्स। ठीक है, ITR फॉर्म 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको बता रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और आपको मैच करके बताना है कि कौन से वाले का आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो लिस्ट दे रखी है, दोनों लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। ध्यान से करना, इससे पिछला जो क्वेश्चन दिया वो तुम लोगों ने, बहुतों लोगों ने गलत कर दिया। चलो उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये है और इसका ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन है जी इसके
ठीक है, ये इसके करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये इसके ऑप्शन है। तो आपको बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। हालांकि मैंने बुक्स के अंदर डाला भी हुआ है, थोड़ा देख लेना एक बार, मतलब चीटिंग मत मारना, खुद देखना, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ओके, हाँ जी, ये हो गया जी अपना आज का। अब बात आती है हमारे लास्ट क्लास की क्वेश्चन की। लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, मिस्टर पी वॉज बोर्न ऑन 18 अप्रैल। एक पर्सन था मिस्टर पी, वो 18 अप्रैल 1986 को उसने इंडिया में बर्थ लिया। 18 अप्रैल 1986 को इंडिया में क्या लिया, बर्थ लिया, ठीक है। एंड लेटर ऑन, और बाद में वो चला गया यूएसए, और उसको यूएस की क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है, बात खत्म हो गया। बोलते ना तो उसके खुद के पेरेंट्स, ना ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स, किसी ने भी अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ नहीं लिया। बोलते नीदर हिज पेरेंट्स नोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ना तो उसके खुद के पेरेंट्स ने, ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, किसी ने भी जो है अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ नहीं लिया। तो आपको ये बताना है मिस्टर पी जो है शेल्बी, वो क्या होगा, क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, क्या वो फॉरेन नेशनल होगा, या नन ऑफ दीज। अब बच्चों ने जो है वो इसका आंसर जो है मेजॉरिटी ने कर दिया ए। यार कैसे इंसान हो तुम, मैंने तुम्हें बताया हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भाई साहब, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जिसने खुद ने या पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने, अगर तीनों में से किसी ने भी अनडिवाइडेड इंडिया बोल दो, आजादी से पहले वाला, क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ तो उस टाइम इंडिया से जो है वो पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब पाकिस्तान जब साथ में था उस टाइम पे अगर उन्होंने बर्थ लिया था तो उस पर्सन को बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर मान लो कोई पर्सन ने डिवाइडेड इंडिया में बर्थ लिया तो भाई साहब वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, वो सिटीजनशिप बन जाएगी, सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा। मैंने आपको बताया सिटीजनशिप कैसे मिलती है। अगर आपने इंडिया में बर्थ ले लिया ना तो आपको इंडिया की क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन कब बर्थ लेना चाहिए, डिवाइडेड इंडिया के अंदर। अगर आपने अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ लिया, ठीक है, या आपके पेरेंट्स ने लिया या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने लिया, तो आपको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यू आर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर आप बाहर ही रहते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने आजादी के बाद वाले इंडिया के अंदर बर्थ लिया तो भाई साहब आप कौन हो मालूम, आप कौन हो, आप हो इंडियन सिटीजन। आंसर जो बनता है, बच्चों ने कर दिया फॉरेन नेशनल, ये देखकर कि उसको बाद में ही टुक लेटर ऑन ही टुक द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, उसको यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी। ये देखिए बच्चों ने कर दिया आधों ने कर दिया फॉरेन नेशनल और आधों ने कर दिया क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जबकि किसी ने नहीं किया आंसर सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बताऊं, समझाता हूं, इधर आओ आप, ये देखो, ये फॉरेन डिवीजन का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है हमारी, तो वहां से उसका डेटा है, ठीक है। उन्होंने जो है ये डेटा पब्लिश किया हुआ और उन्होंने बोला हुआ है एक्वाजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, आपको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कैसे मिल सकती है। तो उन्होंने बोला इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ के द्वारा या डिसेंट्स के द्वारा या रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, कंडीशन एंड द प्रोसीजर। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, लेकिन मैंने आपको जो करवाना सिर्फ वही पॉइंट को मैंने यहाँ पे डाला। कंडीशन जो है इसकी एंड द प्रोसीजर फॉर एक्वाजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एज पर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले है सिटीजनशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ के द्वारा। अब सेक्शन नंबर 3 जो है वो क्या बोलते हैं, आ जाओ इधर ध्यान से सुनना। पहला, ये 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। हमारे काम का सिर्फ पहला पॉइंट है, लेकिन मैं तीनों डाल दिया, तीनों समझा दूंगा ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन, ध्यान से समझो, उस बंदे ने वो जो बंदा था उसने बर्थ कब लिया, पहले ये बताओ। बर्थ लिया उसने 18 अप्रैल 1986 को, 18 अप्रैल 1986 को उसने इंडिया के अंदर क्या लिया, बर्थ लिया। भाई इंडिया में बर्थ ले लिया यार उसने, तो नेचुरल बात है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा उसको। अब चलो मैं पढ़ा देता हूं एक बार, देखो क्या बोलते हैं। ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। अगर कोई बंदे ने जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में अगर बर्थ लिया, बट बिफोर 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले उसने बर्थ कब लिया, 18 अप्रैल 1986 को, बोले तो 1 जुलाई 1987 से पहले इज वो बन जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज
पेरेंट, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो, चाहे उसके पेरेंट्स जो है वो इंडिया के हों, बाहर के हों, कहीं के हों, कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने इंडिया में बर्थ लिया, कब लिया? 1 जुलाई 1987 से पहले लिया, और किसके बाद? 26 जनवरी 1950 के बाद, और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर उस बंदे ने इंडिया में बर्थ लिया, वेदर उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो, वो पर्सन को बोलेंगे हम लोग क्या? ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या बनेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। बट चलो मैंने आगे कुछ डाला, मैं आपको पढ़ा देता हूं एक बार। अगला फिर ये बोलते हैं, अगर मान लो 1 जुलाई 1987 के बाद में अगर बर्थ लिया आपके, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 से पहले उसने अगर इंडिया में बर्थ ले लिया, उसको सिटीजन तब माना जाएगा अगर ईदर ऑफ हिज पेरेंट, या तो उसके पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया के एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, कि उसके पेरेंट्स जो है अगर इंडिया के क्या होने चाहिए? सिटीजन होने चाहिए बर्थ के टाइम पर। और अगर उस पर्सन ने जो है वो बर्थ लिया इंडिया के अंदर 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद में, तो कहानी जो है वो क्या बोलती है? तो उसको इंडिया का सिटीजन तब कंसीडर किया जाएगा इफ बोथ द पेरेंट्स, अगर उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो सिटीजन है इंडिया के, या कोई एक पेरेंट्स जो है वो इंडिया का सिटीजन है, और जो दूसरा है इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, और दूसरा जो बंदा है, जो दूसरा स्पाउस हो गया उसका, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इलीगली जो वो इंडिया के अंदर वो ना आया हो। ये प्रोविजन बेसिकली बोलता है। मैंने आपको वैसे सिंपल सा प्रोविजन बता रखा था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जिसने अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ लिया था, और आप सारे के सारे जो है परेशान हो गए, और आपको ये लगा कि उसको नेशनलिटी यूएस की मिल गई है, तो नेचुरल बात है वो इंडिया का तो सिटीजन होगा नहीं, लेकिन इंडिया का सिटीजन है क्योंकि उसने बर्थ जो है 87 से पहले लिया इंडिया के अंदर। इधर उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी कुछ भी हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बना वो क्या बना? जल्दी बोलो। अब आंसर क्या बना? उसने 86 के अंदर जन्म लिया, तो वो जो है वो क्या हो गया? ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो क्या बन गया? सिटीजन ऑफ इंडिया बन गया। ओके बोलो जी सर। ये है जी अपना लास्ट वाला। हालांकि मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सभी बच्चों का आंसर जो है लगभग गलत था, एक बच्चे का आंसर सही था, बाकी सबका जो है वो क्या है? गलत है। खैर कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो है बेसिकली क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, और जो मैंने आपकी बार आपको क्वेश्चन दिया है भाई साहब गलत नहीं होना चाहिए, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अगर तुमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। सही में बहुत ईमानदारी से जो है आपको ये आराम से पहले पढ़ना है और फिर इसका आंसर करना है। ठीक है ना, कि ये आपको आईटीआर के फॉर्म दे रखे हैं, ये आगे बता रखे हैं कि किस किस को जो है कौन कौन पर्सन जो है वो इनको जो है वो क्या करेगा? इन आईटीआर के अंदर अपनी रिटर्न को क्या करेगा? फाइल करेगा। थोड़ा देख लेना आप लोग। ठीक है ना जी सर। चलो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, और आंसर तो कमेंट करना है, और भाई साहब सही करना है। अगर तुमने किया गलत, तुम्हारे घर पे आके बताऊंगा कि ये ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है ना जी। चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।